हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज का टॉपिक मैं जो लेके आया हूँ आपके सामने वो है बेसिक्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ये थर्ड ईयर का कोर्स होता है बीकॉम वालों के लिए, और एमबीए में भी होता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग कोर्सेज में भी होता है, सीए वगैरह में भी होता है। और जैसा कि मेरे चैनल का ऑब्जेक्टिव है, मैं बेसिक्स पे ध्यान दूंगा सिर्फ। क्वेश्चन आंसर डेफिनेटली आपको बहुत सारे खुद करने ही पड़ेंगे, जितने मैं करा पाऊंगा उतने कराऊंगा। आज के क्लास में सिर्फ और सिर्फ ये मैं पहला जो पेज है ना आपके सिलेबस का, जो बीकॉम के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट पढ़ते हैं और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स, कॉस्ट अकाउंटिंग पेपर नंबर 12, इसके कंटेंट डिस्कस करना चाहता हूँ आपसे सिर्फ, कि पहले आपको समझ में आना चाहिए कि इस पूरे टॉपिक में है क्या। दोस्तों, बात हम जब करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग की, तो आप लोगों ने मेरा एक वीडियो अटेंड किया था टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। अब टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग में 3 तरह की अकाउंटिंग होती है हमारे पास: फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब हम बात करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग की, तो इसको मैं सिंपल लफ्जों में बोलता हूँ कि बाल की खाल निकालनी है। अब छोटी सी वीडियो जो स्क्रीन पे चल रही है उसमें आपको दिखाता हूँ, जैसे बाल की खाल कैसी है। मुझे एक पेन बनाना है। अब ये पेन जो बनेगा इसकी मुझे कॉस्टिंग निकालनी है। क्यों निकालनी है? क्योंकि अगर कॉस्टिंग क्लियर नहीं होगी दोस्तों, तो मैं इसको कितने में बेचूंगा ये कहना मुश्किल होगा। अब आप देखते होंगे मार्केट में कोई पेन 5 रुपए का मिलता है, कोई 2 रुपए का मिलता है, कोई 1 रुपए का भी मिलता है। तो किस में ज़्यादा मार्जिन है ये कहना मुश्किल है। लेकिन अगर हम उसके बाल की खाल निकालें, मतलब हर चीज़ की कंपोनेंट्स की कॉस्ट निकाल दें कि कितने की चीज़ें आई, तो जैसे मैंने कहा पेन है, इसका ढक्कन कितने का होगा, इसका बैक सपोर्ट कितने का होगा, इसका रिफिल कितने का आया होगा, इसका फ्रेम कितने का बना होगा। तो अगर मैं इन सब की कॉस्टिंग निकाल दूं और एक पेन की कॉस्ट निकाल दूं, मतलब टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पेन प्रोड्यूस्ड, तो मेरी आ जाएगी पर यूनिट कॉस्ट। सो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बाद अगर मैं बात करूं कि पर यूनिट कॉस्ट निकाल ली है, तो उसके बाद क्या करूंगा मैं कि मेरे को सामान मार्केट में बेचने कितने का है, पेन कितने का बेचूं। तो दैट विल डिपेंड अपॉन कितना सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, ओवरहेड्स कहते हैं हम इसको, कितने उनमें खर्चे किए कितने नहीं किए, उसके बाद हम डिसाइड करते हैं उसकी सेलिंग प्राइस। तो अभी हम आपके सामने डिस्कस करते हैं सिलेबस, लेसन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहला चैप्टर जो है कॉस्ट अकाउंटिंग का, दैट इज अबाउट बेसिक्स। इस चैप्टर में आपको बेसिक ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट इसमें डिस्कस होती है। पूरा चैप्टर अगर मैं पढ़ाने लग जाऊंगा इस वाले चैप्टर को, तो इट विल टेक अराउंड 3-4 आवर्स। तो मैं कोशिश करूंगा कि जो भी मेन पार्ट है इसके, जैसे एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट कैसे होती हैं, जो जो मेजर आपकी यूज होती हैं, वो मैं कवर करूंगा। वो थियोरेटिकल पोर्शन है सिर्फ। कई स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, सर इसमें तो कॉस्ट शीट आ गया। कॉस्ट शीट आया नहीं है, वो सैंपल के तौर पे दे रखा होता है। चैप्टर नंबर 6 देखोगे तो दैट इज सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग, वहाँ पे कॉस्ट शीट आता है मेन। तो वहाँ पे भी थोड़ा बहुत कवर कर रखा है, लेकिन बाद में डिस्कस करेंगे। मटेरियल प्रोसीजर की अगर हम बात करते हैं, तो किसी भी कंपनी में कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए दो एस्पेक्ट होते हैं। जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग में, देखो पहली बात, कॉस्ट अकाउंटिंग में जब बात करेंगे ना, पहले एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, तो देयर आर 3 एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट: मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। कई स्टूडेंट एग्जाम में लिखते हैं मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। ऐसा गलती मत करना। मैंने एक वीडियो बना रखी है अपनी, जिसका लिंक नीचे दे दूंगा, या आप एक बार चेक कर लेना प्लेलिस्ट में। ओवरहेड्स की लिंक में आपको ये क्लियर हो जाएगा। हम बात करते हैं मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस। हमारे तीनों चीजें 2 तरह की होती हैं: डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो जितना भी ये इनडायरेक्ट पोर्शन होता है, इसको हम बोलते हैं ओवरहेड्स। तो जब भी ओवरहेड्स की बात करेंगे, तो उसमें इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। तो कंफ्यूज मत होना दोस्तों कि आप एक्सपेंस को ओवरहेड बना दो। ऑल एक्सपेंसेस आर नॉट ओवरहेड्स, बट ऑल ओवरहेड्स आर एक्सपेंसेस। ओके, तो इसके देखो चैप्टर को भी बाइफरकेट ऐसे किया गया। पहला चैप्टर लिया मटेरियल के बारे में, कि मटेरियल कॉस्ट कैसे निकालोगे, तो मटेरियल को कंट्रोल कैसे करोगे, जब मटेरियल आ रहा है तो कैसे कंट्रोल करोगे, और जब मटेरियल को आप इश्यू करते हो। यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। इश्यू का मतलब होता है कि मैंने जो सामान मार्केट से लेके गोदाम में रखा है, अब गोदाम से उसको फैक्ट्री भेजना है, बेचना नहीं है, फैक्ट्री भेजना है। तो मैंने गोदाम में से उसको इश्यू किया और फैक्ट्री में भेज दिया। दैट इज कॉल्ड ट्रांसफरिंग द गुड्स फ्रॉम गोडाउन टू फैक्ट्री, ताकि प्रोडक्शन हो जाए। तो आपका जितना गोदाम माल आएगा वो गोदाम में रखा जाएगा, दैट इज कॉल्ड इनकमिंग। और उसके बाद जब आप भेजते हो उसको फैक्ट्री में, बेचना नहीं, फैक्ट्री में, उसको बोलते हैं इशू। तो इसमें 2 चीज़ों पे हम काम करेंगे मटेरियल प्रोसीजर में।
लेबर की बात जब हम करते हैं तो लेबर में सिंपल सा फंडा है, लेबर को हायर भी करोगे, लेबर को फायर भी करोगे, लेबर खाली भी बैठती है, लेबर को बीमारी भी हो सकती है, लेबर छुट्टी ले सकता है। तो उसकी जितनी भी चीज़ें होती हैं रिगार्डिंग हिज वेजेस, पेमेंट, लीव, आइडल टाइम, खाली बैठा है, उसकी कॉस्ट भी तो लग रही है आपकी। तो वो सारी की सारी जो कॉस्ट उसकी लेबर पे लग रही है, उसके वेजेस क्या, उसके आइडल टाइम क्या, ये सब चीज़ें डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 3 लेबर में। और तीसरा टॉपिक एक्सपेंस नहीं लिया, देखो जब लेसन नंबर 4 में एक्सपेंस नहीं लिया, एक्सपेंस तो हर किसी का पार्ट है, सीधा इनडायरेक्ट पोर्शन पे आ गए, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसमें आ गया ओवरहेड चैप्टर नंबर 1। फिर दूसरा ओवरहेड 2 अपॉर्शनमेंट। यहाँ पे हम अपॉर्शनमेंट एक चार्ट बनाते हैं और बहुत सिंपल होता है, वो हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें से आपको क्लियर हो जाएगा। लेसन नंबर 6 जो आता है दैट इज अबाउट सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग। जैसे मैंने आपके सामने एग्जांपल लिया था ना अभी इस पेन का, दिख ना रहा होता है, चलो ब्लू पेन भी ले लेते हैं। ये जो पेन है कितने के आते होंगे मार्केट में, 2 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये। लेकिन ये 5 रुपये के बेचने के बाद क्या कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है? डिस्ट्रीब्यूशन कितनी हाई होगी सोचो, लोगों को बोल बोल के थक गए, एडवर्टीजमेंट कितना हाई है। लिंक पेन का शाहरुख खान ऐड करता था, याद है? अब लिंक पेन कभी यूज भी नहीं करता होगा वो, लेकिन वो ऐड करता था उसका। लेकिन कॉस्टिंग किसकी बढ़ रही है? कंपनी की। और कंपनी की कॉस्टिंग बढ़ रही है तो एक्सपेक्टेशन बढ़ेगी ना कि मार्केट में सेल ज़्यादा हो। तो वो सारी चीज़ें सिंगल यूनिट कॉस्टिंग, जहाँ पर भी कंटिन्यूस प्रोडक्शन होती है, मैं रिपीट करता हूँ लेसन 6 के लिए, जिस किसी भी कंपनी में कंटिन्यूस प्रोडक्शन होती है, नॉन स्टॉप प्रोडक्शन, चाहे पानी हो, चाहे आपका पेन हो, चाहे डेली यूज आइटम्स हैं, मिल्क डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, जहाँ जहाँ कंटिन्यूस प्रोडक्शन चल रही है, आप देखते हो ना कई बार हर सामान आपको अवेलेबल मिलता है, मीन्स दैट इज कंटिन्यूसली प्रोड्यूस। तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग कि एक की कॉस्ट कैसे निकालेंगे, क्योंकि सारा सामान तो बल्क में बन रहा है, तो एक की कॉस्ट कैसे निकालेंगे ताकि हम पूछें एक कितने का बेचेंगे। फिर आता है जॉब कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग होता है, जैसे आपने सिंपल एग्जांपल समझाऊं, जैसे टेलर की दुकान पे जाते हो और बोलते हो मेरे लिए शर्ट एक स्टिच करके दे दो, एक ड्रेस स्टिच करके दे दो, एक सूट लेंथ स्टिच करके दे दो। तो वो एक पर्टिकुलर जॉब कर रहा है आपके लिए, उस पर्टिकुलर जॉब के लिए उसकी कितनी कॉस्टिंग आएगी, देन ओनली ही कैन डिसाइड कि आपके लिए कितना वो चार्ज करेगा। उसके धागा लग रहा है, उसकी मशीन लग रही है, इलेक्ट्रिसिटी लग रही है, एसी लग रहा है, उसकी सारी कॉस्टिंग लग रही है, लेबर लग रही है एक पर्टिकुलर जॉब के लिए, पर्टिकुलर जॉब उसकी कॉस्ट। रिकंसिलिएशन एंड कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। देखिए हम जो फाइनेंशियल अकाउंट बनाते हैं, जो हमारा पहला पार्ट ऑफ अकाउंटिंग होता है, उसमें आप निकालते हो प्रॉफिट एंड लॉस। सिमिलरली हम जब कॉस्ट शीट बनाते हैं, लेसन नंबर 6 में सीखेंगे उसको हम, जब हम कॉस्ट शीट बनाते हैं तो कॉस्ट शीट से भी प्रॉफिट एंड लॉस निकलता है पूरी प्रोडक्शन का। अब जाहिर सी बात है ये कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट मैच होना चाहिए, लेकिन कभी नहीं होगा। तो नो नीड टू थिंक अबाउट ऐसा क्यों, नो नीड टू वरी, कभी नहीं होता, क्योंकि कारण है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक्चुअल रिकॉर्ड पे चलता है, कॉस्ट अकाउंटिंग एस्टिमेटेड पे चलता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे हम जो बिल आते हैं उस पे काम कर रहे हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग में हम हर चीज़ की एक तरह से अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालते हैं। धागा कितना लगा होगा, इलेक्ट्रिसिटी कितनी लगी थी, अगर 100 के ऊपर लगी इलेक्ट्रिसिटी 50,000 तो एक पे कितनी लगी, हम एक एक की कॉस्ट निकालते हैं अलग अलग। तो जब इस तरह से एवरेज एस्टिमेट पे काम चलता है तो इन दोनों को हमें रिकंसाइल करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं कोशिश करूंगा फिर से आपके सामने गेम खेलूंगा शेर बकरी का, और लेसन नंबर 8 क्लियर करेंगे। और शेर बकरी का गेम अगर आपको समझना है पूरा, तो मेरा एक टॉपिक है बैंक रिकंसिलिएशन पार्ट 1। तो अगर आप उसको ढूंढ के उस वीडियो को देखेंगे, दैट इज बैंक रिकंसिलिएशन। सेम रूल विल बी फॉलोड फॉर रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। लेसन नंबर 9 प्रोसेस कॉस्टिंग। देखिए दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। प्रोसेस कॉस्टिंग मतलब होता है जब आपका एक प्रोडक्ट डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस से निकलता है, वेयर आउटपुट ऑफ वन प्रोसेस बिकम इनपुट ऑफ नेक्स्ट प्रोसेस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके सामने भी पेन लिया था मैंने, आपका एक प्रोसेस क्या है, रिफिल बनेगा। अब रिफिल जब पास होगा तो ये आउटपुट है, ये फर्स्ट प्रोसेस है। अब आप रिफिल से तो लिखोगे नहीं, तो यू नीड ए सेकेंड प्रोसेस कि इसको आप बेस दे दोगे। आपने इसको बेस दे दिया, सेकेंड प्रोसेस। अब आपने इसके ऊपर कवर लगाया, थर्ड प्रोसेस। फिर उसके बाद आपने एक कैप लगाई और उसके ऊपर एक कॉलर, आपने इसके ऊपर वो क्या बोलते हैं उसको, पॉकेट होल्डर, उसको आपने अटैच कर दिया। तो आपका एक प्रोडक्ट 5 स्टेजेस से निकला। हर स्टेज की कॉस्ट अलग अलग निकालनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि अगर प्रोडक्ट की कॉस्ट ज़्यादा जा रही है तो वी हैव टू टेक कंट्रोल ऑफ द कॉस्ट इन द फ्यूचर। वो तभी कर पाओगे कंट्रोल जब आपको हर प्रोसेस की कॉस्ट पता होगी।
तो जिस प्रोसेस में कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो रही है आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। लेसन नंबर 10 इज अबाउट मार्जिनल कॉस्टिंग। ये सिलेबस में इस तरह से दे रखा है कि डिसीजन मेकिंग के लिए बेसिकली यूज़ करते हैं। इसमें पीवी रेशियो, कंट्रीब्यूशन, आपका प्रॉफिट व्हेन द सेल इज दिस, हाउ मच सेल टू बी डन, अगर मुझे प्रॉफिट इतना चाहिए तो। जब आप सारे प्रोसेस फॉलो कर चुके होते हो, सारे चैप्टर सब कवर कर चुके होते हो, देन यू कैन डिसाइड अपॉन कि मेरी फिक्स कॉस्ट कितनी है, वेरिएबल कॉस्ट कितना है, कंट्रीब्यूशन कितना है, अगर मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए तो मैं कितना बेचूं, अगर मैंने इतना बेचा है तो मुझे कितना प्रॉफिट हुआ होगा, अगर मेरे को ब्रेक इवन पॉइंट चाहिए कि नो प्रॉफिट नो लॉस तो मेरा कितने पे आ जाएगा। कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि मुझे ये बताओ कि मेरी पहली लागत कॉस्ट कब कवर हो जाएगी। इसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो उसके लिए हम चैप्टर पढ़ते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग। ये सिर्फ शुरुआत होती है कॉस्ट अकाउंटिंग की। जो बच्चे एमबीए कर रहे होते हैं वो इसके अंदर मैनेजरल डिसीजंस के ऊपर बात कर रहे होते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। कई ऐसे ऐसे सिलेबस भी दिखेंगे आपको मार्केट में जिसमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ा के मैनेजमेंट अकाउंटिंग पे आते हैं। तो नो नीड टू गेट कंफ्यूज, अगर आपको कॉस्ट अकाउंटिंग क्लियर है तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग करना थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए सिर्फ इतना इस टॉपिक में जिसका नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग, पेपर नंबर 12, एंड दिस इज फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी। अब ऐसा मैं सोचता हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का पढ़ाऊंगा तो बाकी नहीं होता, किसी एक यूनिवर्सिटी का पढ़ा रहा हूँ, सिलेबस सबका सेम ही होता है ऑलमोस्ट। कुछ चैप्टर रह जाएंगे तो आप डाल देना, जब ये खत्म होगा मैं वो कवर करा दूंगा। ठीक है, तो सेक्शन ए कॉस्ट अकाउंटिंग, दिस इज ग्रेजुएट कोर्स। ऑलराइट, तो अभी आपको करना क्या है, जैसे मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि चैप्टर लगातार आते रहेंगे, कुछ चैप्टर मैं बोर्ड पे पढ़ाऊंगा, कुछ चैप्टर मैं बुक से यहीं पे पढ़ाऊंगा, तो नो नीड टू गेट कंफ्यूज कि सर कभी यहाँ पढ़ा रहे हो कभी वहाँ पढ़ा रहे हो। मेन मकसद ये है कि आपको समझ आना चाहिए। मेरी टाइम की अवेलेबिलिटी में जितना होगा मैं आपको देता जाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी आपको एक सबसे बड़ा काम क्या करना है, इस चैनल के बटन पे है सब्सक्राइब का, उसको दबा दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दो, और मेरे जितने भी टॉपिक्स हैं धीरे धीरे आपके लिए लाइन अप होते जाएंगे, और विद इन 6-7 मंथ 8 मंथ आप कहोगे कि सारा सिलेबस कवर हो गया, चाहे वो 3rd ईयर का है चाहे 1st ईयर का है। ऑलराइट, विद दैट थैंक यू वेरी मच, दिस इज नितिन गोयल, एंड जस्ट होपिंग कि आप मुझे हेल्प करेंगे इस चैनल को प्रमोट करने में। थैंक यू।